हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एजुकेशन एंड मोटिवेशन। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं कि फॉरेन में आप एडमिशन कैसे ले सकते हो। ठीक है, आज हम लोग विवेक जी से बात करेंगे। तो विवेक जी के बारे में मैं पहले आपको बता देता हूँ। इनका पूरा नाम विवेक शर्मा है और ये दौसा राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले अपनी बीटेक की बिट्स पिलानी से 2015 से 19 के बीच में इन्होंने अपनी बीटेक की। ठीक है, और बीटेक करते हुए ही इन्होंने जो है इन्होंने मैकेनिकल ब्रांच से अपनी बीटेक की, और बीटेक करते हुए इन्होंने वो काम करके दिखाया जो कि बहुत आसान नहीं है, बहुत इम्पॉसिबल सा काम है। वो इन्होंने करके दिखाया। इन्होंने अपना गेट में कंटिन्यू में 2019 में गेट दिया बीटेक के 4th ईयर में, और उस टाइम इन्होंने जो गेट में रैंक अचीव की मैकेनिकल में, वो 387 ऑल इंडिया गेट रैंक अचीव की थी। ठीक है, तो एक तो हम इनसे ये भी जानेंगे अभी कि इन्होंने ये नामुमकिन काम कैसे करके दिखाया है, जो मतलब एक इम्पॉसिबल सा काम है। क्योंकि जितना भी मैं अपने साथ के लोगों को जानता हूँ, मैंने भी जैसे जो अपनी मास्टर्स की थी वो आईआईटी रोपड़ से कंप्लीट की थी। उसके बाद मैंने कंटिन्यू में यहाँ पे एडमिशन लिया पीएचडी में। तो मैं देखता था कि वहां पे भी जो ज्यादातर लोग थे सभी ने 1 साल का गैप लिया, या सभी जो बीटेक वाले जो लोग होते हैं वो सभी 1 साल का गैप लेने के बाद फिर एक अच्छी खासी रैंक अचीव कर पाते हैं। कुछ लोगों को 2 साल, 3 साल, 4 साल भी लग जाते हैं। तो हम ये चीजें पूछेंगे कि उन्होंने गेट में इतना अच्छा रैंक कैसे अचीव किया। उसके बाद गेट में एक रैंक लेने के बाद उन्होंने अपने आप को यहाँ आईएससी में एमटेक में रजिस्टर्ड किया, और यहाँ से आईएससी से उन्होंने अपनी एमटेक की। अब एमटेक पूरी नहीं हुई थी, उससे पहले उनको बाहर से पीएचडी का जो है ऑफर भी आ गया यूएस से। ठीक है, तो उसके बारे में भी वो अभी आपको बताएंगे कि वो किस यूनिवर्सिटी में जाके पीएचडी अपनी ज्वाइन करने वाले हैं। ठीक है, अभी सिर्फ वो कोविड हो गया, इसकी वजह से वो रुके हुए हैं, वरना वो अभी तक चले भी जाते। ठीक है, तो आपको बताएंगे कि यूएस में आप कैसे पीएचडी ले सकते हो, सारी चीजें वो आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं विवेक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने आपके लिए, हमारे चैनल के लिए इतना टाइम निकाला। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, विवेक जी यहाँ पे और मैं दोनों मिलकर के सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपके कोई डाउट्स ना रहें। लेकिन उसके बावजूद अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और अगर पर्सनली भी विवेक जी से किसी को बात करना है तो वो उनको ईमेल वगैरह कर सकता है। उनका शेड्यूल काफी बिजी होता है, लेकिन जब भी उनको टाइम मिलेगा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन में, तो वो आपकी ईमेल का जरूर के जरूर रिस्पॉन्ड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। बाकी हम ट्राई करेंगे कि मोस्ट ऑफ द जो थिंग्स हैं वो हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करें। आप ये पूरा वीडियो देखना, आपको काफी सारी चीजें अभी सीखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, तो और एक चीज जो देखिए, विवेक जी ने भी अपना टाइम निकाला है, मैंने भी टाइम निकाला है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफी टाइम, एफर्ट्स, मेहनत सब कुछ लगता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बिना देरी किए हम अपने जो है इंट्रो को स्टार्ट करते हैं। हम विवेक जी से, सबसे पहले तो हम विवेक जी से ये जानना चाहेंगे कि ये कोविड सिचुएशन में सब ठीक है ना उनके वहां पे घर पे, वो सब, और उन्होंने गेट में इतना जो नामुमकिन काम है वो कैसे करके दिखाया, कैसे उन्होंने कंटिन्यू में मैकेनिकल जैसे सब्जेक्ट में 387 रैंक अचीव की, उसके पीछे का राज क्या है। सबसे पहले तो धन्यवाद दिलीप, मुझे ये मौका देने के लिए। तो कोविड में सब ठीक है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं आईआईसी के कैंपस से वापस घर आया हूँ और सब ठीक चल रहा है। तो शुरू कर दूँ मैं पहले सवाल से। तो मैंने गेट की प्रिपरेशन ऐसा कोई स्टार्ट की नहीं थी। मेरा बहुत एंड में जाकर गेट देने का प्लान बना था। तो जब मैं बता देना चाहूँगा कि जब मैं अपने बीटेक के फाइनल ईयर में था, जो कि 8th सेमेस्टर होगा, तो मैंने अपना 8th सेमेस्टर आईआईएससी से किया था। तो बिट्स में हमको ये ऑप्शन मिलता है कि आप अपना आखिरी सेमेस्टर जो है, वो अपना प्रोजेक्ट आप और किसी इंस्टीट्यूट में जाकर भी कर सकते हैं। तो मैंने इधर फैकल्टी को मेल लिखा था और मुझे यहाँ पर खुशकिस्मती से इंटर्नशिप मिल गई थी। तो मैं अपना जो आखिरी सेमेस्टर था जनवरी से मई वाला, वो आईआईएससी में किया था। तो जब मैं इधर आया दिसंबर के आखिर में, तो मुझे आईआईएससी बहुत पसंद आया। तो मेरा पहले गेट देकर और एमटेक करने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था। जब मैं आईआईएससी आया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जो मेरे एडवाइज़र थे उन्होंने भी बताया कि एमटेक प्रोग्राम होता है और आईआईएससी में अच्छा होता है।
तब मेरा मन बना कि मैं गेट देकर एमटेक करूं। लेकिन उससे पहले भी मैंने गेट के कुछ टेस्ट सीरीज वगैरह ली हुई थी, और जो मेन तैयारी मेरी हुई है मुझे लगता है वो है जो बैचलर्स के वक्त कोर्सेज होते थे, मैंने साथ साथ उसी से प्रिपेयर किया। और देखा जाए तो मेरी रैंक उतनी भी अच्छी नहीं थी कि आईएससी मिल जाए, क्योंकि आईएससी में हर बार टॉप 100 लोगों का ही सिलेक्शन होता है मैकेनिकल में। लेकिन 2019 से मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने इंटरव्यू और खुद का एक रिटन टेस्ट लेना स्टार्ट किया, तो वो मेरा काफ़ी अच्छा चल गया और इस वजह से मेरा एडमिशन हो पाया। तो हाँ, बेसिकली जो बैचलर्स में तैयारी की, और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने जो अलग किया था बाकी लोगों से वो था कि मैंने टेस्ट सीरीज काफ़ी दी थी। तो लास्ट के 1 डेढ़ महीना में मैंने लगभग 30-40 टेस्ट सीरीज दी थी, 3-3 घंटे वाली। तो मुझे लगता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आप टेस्ट सीरीज रेगुलरली दें। अच्छा विवेक जी, आप ये बताइए कि जैसे आपने तो कोई कोचिंग नहीं ली है ना? आपने बिना कोचिंग के अपना गेट वगैरह निकाला था, तो आपने मतलब क्या फील किया? और आपकी रैंक भी काफी अच्छी थी, तो आप क्या फील किया कि क्या कोचिंग करना नेसेसरी है गेट निकालने के लिए? क्या आपको कुछ डिफिकल्टीज आई, या फिर आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही? क्या नोट्स वगैरह किस तरह से आपने प्रिपेयर किए? क्योंकि लास्ट में सिलेबस रिवाइज भी करना होता है आपका, फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक एक ब्रॉड सिलेबस होता है। उसको आप अगर इतने बड़े एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो आपका वो 3-4 बार रिवाइज भी होना चाहिए। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही, और कोचिंग के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? क्या वो कंपलसरी है लेना, या आप बिना कोचिंग के भी किसी भी एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकते हुँ। हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी लोग इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं कि बैचलर्स के साथ कोचिंग जॉइन करें या नहीं। पर मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है कि आपके जो कॉलेज में कैसी पढ़ाई होती है। तो मेरे साथ अच्छा ये था कि हमारे कॉलेज में पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती थी, और वो जो भी लेक्चर्स होते थे वो ऑनलाइन भी अपलोड हो जाते थे, और रिसोर्सेज भी थे कि मैं एनपीटीईएल अच्छे से एक्सेस कर सकता था। तो अगर तो मेन चीज़ है कि आपको कांसेप्ट्स पूरे आने चाहिए अपनी फील्ड के, अपनी कोर ब्रांच के। तो उनके लिए आपको ज़रूरत है कि कोई अच्छा टीचर आपको पढ़ाए। अगर वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा है आपके कॉलेज में, तो आपको फिर कोचिंग जॉइन करनी पड़ेगी। क्योंकि खुद से बेसिक कांसेप्ट्स पूरा पढ़ना, और इतनी सारी सब्जेक्ट्स होती है, इतना वास्ट सिलेबस होता है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अच्छा रहता है कि अगर आप किसी कोचिंग की हेल्प लें, अगर आपको कॉलेज से नहीं मिल पा रही है। लेकिन अगर आपके कॉलेज में बेसिक कांसेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं और अच्छे से एग्ज़ाम्स होते हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता गेट जैसे एग्ज़ाम में आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत है। आप खुद के बल पे रिवाइज़ कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ देकर अपने आप को अच्छा कर सकते हैं। और दूसरा आपका ये सवाल था कि नोट्स वगैरह का, तो उसमें मैं बताना चाहूँगा कि नोट मेकिंग तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही गेट में। और क्योंकि ये इतना वास्ट सिलेबस है, और क्वेश्चंस भी काफ़ी कंसेप्चुअल आते हैं, और आपको इतने सारे फॉर्मूला होते हैं अलग-अलग सब्जेक्ट्स में जो कि याद रखने होते हैं। तो इसलिए नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रेगुलरली रिवाइज़ भी करना होता है। तो मैंने जो किया था, मैंने हर सब्जेक्ट के बहुत शॉर्ट नोट्स बनाए थे कि 1 पेज का कुछ एक सब्जेक्ट के जितने भी फ़ॉर्मूलाज़ और इम्पोर्टेंट कांसेप्ट्स हैं, बहुत ही शॉर्ट में 1 पेज में उनको समराइज़ किया हुआ था, और अपनी दीवार पे चिपका लिया था ताकि वो दिखते रहें तो फ़ॉर्मूला याद रहें। तो एक तो ये शॉर्ट नोट्स थे, बाकी लॉन्ग नोट्स तो जब भी बैचलर्स में साथ-साथ पढ़ाई की थी, उसी वक़्त बनाए थे। तो मुझे लगता है वो शॉर्ट नोट्स ने काफ़ी हेल्प किया एंड टाइम पे रिवीजन करने के लिए, और वो एक अच्छा तरीका है अगर आपको फॉर्मूला वगैरह याद रखना है। हैं? अच्छा विवेक जी, अभी तो मैं अपने दर्शकों को एक बात बोलना चाहूंगा, अगर वो यहाँ तक वीडियो में पहुंच गए हैं, कि देखिए जब भी आपको किसी सक्सेसफुल पर्सन का यहाँ पे कोई इंटरव्यू दिखाया जाता है, इससे पहले हमने लक्षित भैया से बात की थी, और भी काफी सारे इंटरव्यूज जो ऑलरेडी आईआईएससी में पढ़ रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, हम उनसे आपका इंटरेक्शन करवाने की कोशिश करते हैं। तो उस सब के पीछे रीजन ये होता है कि आप सक्सेसफुल पीपल जो कर चुके हैं, जो करके वो सक्सेसफुल बने हैं, आप वो सब करके ही इस दुनिया में सक्सेसफुल बन सकते हो। ठीक है, सक्सेसफुल बनने का कोई कोई मंत्र या कोई घुट्टी नहीं है जो आपको घोट के दे दी जाए और आप सक्सेसफुल बन सकते हो। तो इसलिए सक्सेसफुल पीपल्स की जो थिंकिंग है वो आपको थोड़ी हम बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
तो आप ये जो टॉक्स जो आपको सुनने को मिलते हैं, ठीक है, जो इंटरव्यूज आपको सुनने को मिलते हैं, इनको आप सुन के अपनी लाइफ में अगर आप अप्लाई करोगे तो आप जरूर के जरूर एक दिन सक्सेस को अचीव कर सकते हो। अच्छा विवेक जी, अभी हम कंटिन्यू करते हैं। अभी मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे आपने अभी स्टार्टिंग में बताया हमारे व्यूअर्स को कि आपकी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी, आप यहाँ पे इंटरव्यू एग्जाम दोनों हुआ और उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो गया। तो मेरा क्वेश्चन अभी ये है कि जैसे देखिए, पहले आईएससी में एमटेक में एडमिशन काफी इजी था। अगर आपका गेट में स्कोर अच्छा है, अगर आपका गेट रैंक में आप आ रहे हो तो इजीली आपका एडमिशन हो जाता है, ना कोई इंटरव्यू ना कुछ। लेकिन अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आपको मान लीजिए शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है इंटरव्यू के लिए, ठीक है, तो फिर आपने जो फील किया, क्योंकि आपने अपना भी इंटरव्यू दिया होगा, आपके सीनियर्स भी थे, आपके जूनियर्स भी आए होंगे, तो उस हिसाब से मतलब आपको क्या लगा कि एक बार अगर आपको इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है तो उसके बाद आपका इंटरव्यू ही आपके सिलेक्शन का पूरा जरिया है, या आपके जो गेट के मार्क्स हैं वो भी वहां पे ऐड किए जाते हैं? मतलब आपका इंटरव्यू ही कंप्लीट प्रोसेस रहेगा, या केवल सिलेक्शन, केवल इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करने तक ही गेट का रोल है? तो ये जो मेथोडोलॉजी है इनकी सिलेक्शन की, ये हर साल लगभग चेंज होती रहती है। तो मेरे साल में काफी ट्रांसपेरेंट सिस्टम था। ऐसा कुछ नहीं था कि शॉर्ट लिस्ट करके इंटरव्यू को वेटेज कितना देंगे या कुछ। उन्होंने काफी ट्रांसपेरेंसी से पहले ही बता दिया था कि 70% वेटेज दिया जाएगा गेट स्कोर को, और फिर आपके कुछ 20% था रिटर्न को और 10% था इंटरव्यू को, या 15-15 था, तो मुझे आइडिया नहीं है। बट जो 30% था वो रिटर्न और इंटरव्यू के बेस पे था, और 70% गेट मार्क्स पे था। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि गेट स्कोर को बिल्कुल भी वेटेज नहीं दिया जाएगा या कुछ। उससे पहले तक 100% वेटेज गेट स्कोर को दिया जाता था, लेकिन 2019 मेरे वक्त पे उन्होंने ये चेंज किया और 30% इंटरव्यू प्लस रिटर्न को दिया। अच्छा विवेक जी, मेरा एक्चुअली ये क्वेश्चन करने के पीछे रीजन ये था कि जो हमारे साइंस के जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे आप बात कर लीजिए फिजिक्स की, बायोलॉजी की, ठीक है, केमिस्ट्री की, तो इन सभी में एक बार अगर हमको इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिया जाता है किसी एग्जाम के थ्रू, तो फिर सारा का सारा जो वेटेज है वो केवल इंटरव्यू का होता है। अगर आपका इंटरव्यू अच्छा हुआ है तो आपको वहां पे वो सिलेक्ट कर लेते हैं। मैंने इसलिए ये थोड़ा पूछना चाहा कि इंजीनियरिंग जो हाँ, डिपार्टमेंट्स हैं उनका। तो मैं इधर ऐड करना चाहूंगा, जैसे ये हमारे डिपार्टमेंट्स में भी अगर आप एमटेक रिसर्च में जाते हैं या पीएचडी में जाते हैं, तो उसमें फिर वो गेट वेटेज नहीं देखते, वो पूरा इंटरव्यू पे बेस्ड रहता है। लेकिन ये सिर्फ एमटेक कोर्स वर्क का मैं बता रहा हूँ, जिसमें ये लोग गेट स्कोर को काफी वेटेज देते हैं। अच्छा विवेक जी, मुझे पर्सनली मैं ये पूछना चाहूंगा, मुझे नहीं पता हमारे व्यूअर्स का डाउट होगा या नहीं, अगर मेरा होगा तो उनका भी हो सकता है। एमटेक रिसर्च और एमटेक कोर्स वर्क में कोई डिफरेंस होता है? क्योंकि हाँ, मुझे नहीं काफी पता, डिफरेंस होता है। मेरा खुद का ये हाँ, डाउट है। हाँ, मैं बता देता हूँ कि काफी डिफरेंस होता है। एमटेक रिसर्च एक प्योरली रिसर्च डिग्री है, और उसमें कोर्स वर्क पे इतना फोकस नहीं किया जाता। उनको मेरे ख्याल से सिर्फ 6 कोर्स करने होते हैं पूरी ड्यूरेशन में, और उनको एक वेल डिफाइंड प्रोजेक्ट करना होता है जो कि इंडिपेंडेंट स्टडी होती है, और रिसर्च वर्क काफी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उनके पूरे कोर्स का। जबकि एमटेक कोर्स वर्क में आपको लगभग 12 कोर्स करने होते हैं, और जो आपका प्रोजेक्ट है वो इतना ज्यादा हाई वेटेज नहीं होता। 27 क्रेडिट का ही वो प्रोजेक्ट वेट करता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। और एमटेक कोर्स वर्क आपकी एक फिक्स ड्यूरेशन है कि 2 साल में आपको ग्रेजुएट कर ही दिया जाएगा, जबकि एमटेक कोर्स रिसर्च में ऐसा नहीं है। उसमें जब तक आपका कोई इंडिपेंडेंट रिसर्च नहीं हो जाता है, आपका प्रोजेक्ट, आपके एडवाइजर उसे मतलब खुश नहीं होते हैं, तब तक आप ग्रेजुएट नहीं कर सकते। उसमें पूरा पीएचडी की तरह आपको कॉलोकियम और डिफेंस करना होता है एमटेक रिसर्च में। तो इसलिए एवरेज पीरियड जो है एमटेक रिसर्च का, वो लगभग 3 से 4 साल के बीच में रह ही जाता है। तो वो एक मेजर डिफरेंस है। अच्छा 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 विवेक जी, मतलब जो आज का हमारा मेन टॉपिक है वो हम यूएस में पीएचडी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आपने थोड़ा ओवरव्यू दे दिया है यहाँ का एमटेक का भी, तो चलिए बहुत अच्छा है। अभी अगर हमारे व्यूअर्स को कोई डाउट होगा तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, ठीक है। अभी आप ये बताइए कि जैसे आप यहाँ से जब एमटेक कर रहे थे, है ना,
तो जो मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पहला तो ये है कि देखिए वो लगभग सभी का होता है, क्योंकि आपके जो मैंने जितना सुना है बिट्स प्लानिंग इंडिया का एक बहुत अच्छा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, और आपको वहां से जो है अपनी बीटेक करने के बाद आपका गेट स्कोर इतना अच्छा था, तो अच्छे खासे आपको प्लेसमेंट वगैरह के ऑफर्स भी आए होंगे। उसके बाद आपने यहाँ से इतना अच्छा एमटेक कंप्लीट किया है आईएससी से, तो जितना मुझे पता है आईएससी से भी एमटेक करने के बाद काफी सारे प्लेसमेंट्स के ऑफर वगैरह आते हैं। तो मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा कि आपका जो माइंड है, आपने मतलब किस हिसाब से ये डिसीजन लिया कि आपको पीएचडी की साइड जाना है, आगे जॉब में नहीं जाना? क्योंकि मुझे देखिए आपको अच्छे खासे ऑफर्स आए होंगे, ठीक है, प्लेसमेंट के, तो आपने खुद का माइंडसेट मतलब किस तरह से किया, और आप कैसे हमारे व्यूवर्स को पहले तो ये बताना चाहोगे कि पीएचडी के तो ये बेनिफिट्स आप समझते हो, अगर आप पीएचडी करोगे तो उसके ये बेनिफिट्स हो सकते हैं, और अगर आज आप जॉब में एंटर करते तो उसके ये बेनिफिट्स थे या ये ड्रॉबैक्स थे, इसके बारे में थोड़ा कुछ। हाँ, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब क्योंकि बहुत लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है और मुझे भी बहुत था। तो मेरे साथ अच्छा ये हुआ कि मैं ये अपने बैचलर्स के सेकंड ईयर से ही सोचने लग गया था कि आगे क्या करना है बैचलर्स के बाद। तो फिर वही, मैं जब बैचलर स्टार्ट किया था तो मुझे पता भी नहीं था कि इंजीनियरिंग में पीएचडी होती है। तो जब मैं कॉलेज एंटर किया तो फिर साथ में, क्योंकि बिट्स में मेरे कैंपस में बहुत सारे जगह से लोग आए थे, सब अलग अलग बैकग्राउंड से थे। तो जब उनसे सुना कि काफी लोग प्लान कर रहे हैं बाहर जाने का और पीएचडी करने का या मास्टर्स बाहर करने का, तो धीरे धीरे मुझे नॉलेज हुई इस बारे में कि कैसे लोग अप्लाई करते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं और कैसे पीएचडी में पैसा नहीं लगता है। वो बहुत सारे ओपिनियंस मैंने इकट्ठा किए और स्टडी की। तो जब मैं वहाँ पे सेकंड ईयर में था तो मैंने फिर कुछ प्रोजेक्ट्स भी किए अपनी फैकल्टीज के अंडर। फिर उससे और भी एक्सपोजर मिला कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं और हम आगे कैसे इसको बढ़ा सकते हैं एक रिसर्च डिग्री लेके, जो कि पीएचडी है। तो धीरे धीरे मैं ये सब देखता गया, और ऐसा कभी भी नहीं था कि मैं पीएचडी करना चाहता था, क्योंकि रिसर्च मुझे सच पहले कोई पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो बहुत डिपेंड करता है। तो फिर मैं जॉब्स के बारे में भी लोगों से पूछता था। मैंने बहुत सीनियर्स को मैसेज किए जो अलग-अलग पीएसयूज़ में थे या अलग-अलग मैकेनिकल की कंपनीज़ में थे, या जो फील्ड चेंज करके कंप्यूटर साइंस में गए थे, मैकेनिकल ब्रांच के लोग। तो मैंने सबसे बात की, उनका ओपिनियन लिया कि उनका जॉब प्रोफाइल कैसा है और उनको मज़ा आ रहा है या नहीं। तो वो सब इकट्ठा करके मैं फिर अपने आप पे अप्लाई किया कि मुझे कैसी जॉब प्रोफाइल अच्छी लगेगी, या जो लोग पीएचडी कर रहे थे उनसे बात की। तो फिर मैंने अपने आप से मैच किया कि ये मेरे इंटरेस्ट से अलाइन करता है या नहीं। और फिर मुझे एक टीचिंग में बड़ा इंटरेस्ट था, तो मैं अपने बैचलर्स में भी काफ़ी अपने दोस्तों को पढ़ाया करता था, जो कि इंजीनियरिंग में होता है लास्ट टाइम पे जाके सब लोग पढ़ते हैं। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि मेरे लिए एकेडमिया में आना अच्छा रहेगा, और एकेडमिया में आने के लिए पीएचडी एक ज़रूरी चीज़ है। और फिर मुझे धीरे-धीरे जब मैं आईआईएससी आया अपने फाइनल सेमेस्टर में, तो मुझे लगा कि रिसर्च असल में क्या होती है वो आईआईएससी बता सकता है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि प्रोजेक्ट्स करने में और इंटरेस्ट आने लगा मैकेनिकल फील्ड में। तो तब से मैंने डिसाइड किया, जब मैंने एडवाइज़र से भी बात की अपने आईआईएससी में, तो मेरा प्लान बना कि पीएचडी करनी चाहिए। क्योंकि बाकी जॉब प्रोफाइल्स मुझे पसंद नहीं आ रही थी कि मुझे फ्यूचर में ऐसा नहीं करना है। तो ऐसा करके पीएचडी का प्लान बना, और फिर एमटेक करते-करते भी वो प्लान और स्ट्रॉन्ग हुआ कि हाँ, पीएचडी एक सही डिसीज़न है मेरे लिए। अ, हाँ। चलिए विवेक जी, बहुत अच्छी बात है कि आपने अपना जो आगे का जो फ्यूचर है वो रिसर्च के लिए चुना है, देश के लिए चुना है, वो बहुत अच्छी गर्व की बात है हमारे लिए भी, आईएससी के लिए भी, पूरे देश के लिए। अभी आप ये बताइए कि आपने कौन से इंस्टीट्यूट में जो है पीएचडी ली है अभी यूएस में, तो वो हमारे व्यूअर से थोड़ा जानना चाहेंगे, फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो मैंने कुछ 3-4 जगह अप्लाई किया था पीएचडी के लिए। तो अभी मैं जो जॉइन करने वाला हूँ इंस्टीट्यूट, वो है यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, जो कि हाँ, जो कि एक आईवी लीग यूनिवर्सिटी है और न्यूयॉर्क के काफ़ी पास है।
तो वही मैं ज्वाइन करने वाला हूँ, उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और जो जिस फील्ड में मैं काम करने वाला हूँ वो बायोमैकेनिक्स है, या थियोरेटिकल मैकेनोबायोलॉजी। तो हाँ, उसी में मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ अभी। अच्छा विवेक जी, अभी आप ये बताइए कि वो तो चलो आप वहां जाओगे, उस टाइम सिचुएशन का भी हमको पता नहीं है कैसा वहाँ पीएचडी होता है कैसा नहीं। तो हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि अ, बाहर अप्लाई करने के लिए क्या चीजें मैंडेटरी हैं, ठीक है, और हम किस तरह से बाहर पीएचडी ले सकते हैं, कैसे हमें बाहर पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहिए। हाँ, तो बाहर पीएचडी के लिए अप्लाई करना अपने इंडिया से काफ़ी अलग है, मैं तो कहूँगा एकदम अपोज़िट है। तो बाहर पीएचडी के लिए यूएस, स्पेशली यूएस में, तो हर कंट्री का अलग-अलग सिस्टम होता है कि वो कैसे अपने पीएचडी स्टूडेंट्स को इनटेक करते हैं, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। तो पहले तो क्या होता है कि हमें क्योंकि हम किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड है, तो उस इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हमको कुछ टेस्ट देने होते हैं, ताकि हम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ये देख पाएँ कि जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो इंग्लिश में कम्युनिकेट करने में सक्षम है, ताकि आगे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए अगर वो यहाँ के रिसर्च करते हैं। तो एडवाइज़र से भी बात करनी होगी, स्टूडेंट से इंटरैक्ट करना होगा, अपने व्यू सामने रखने होंगे, इसलिए एक बेसिक इंग्लिश टेस्ट होता है टॉफल करके। तो टॉफल और आईईएलटीएस, आइएल्ट्स बोलते हैं, तो वो दोनों एक टेस्ट हैं जो कॉमनली एक्सेप्टेबल है हर यूनिवर्सिटी के लिए। तो जैसे टॉफल होता है टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, तो उसमें 4 सेक्शंस होते हैं कि एक स्पीकिंग सेक्शन होगा, एक राइटिंग होगा, एक रीडिंग होगा और एक लिसनिंग होगा। तो वो चारों सेक्शंस को वो टेस्ट करते हैं, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के वो लोग एग्ज़ाम लेते हैं, और फिर उसका एक मिनिमम स्कोर होता है। अगर आप उससे ऊपर आते हैं, तो आप फिर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो तो हो गई एक इंग्लिश वाली बात। फिर दूसरा टेस्ट जो वो लोग लेते हैं वो है जीआरई करके, जो कि ग्रेजुएट रिकॉर्ड्स एग्जामिनेशन है। तो उसमें वो लोग आपका एप्टीट्यूड टेस्ट करते हैं और थोड़ा इंग्लिश भी। तो उसमें 2 सेक्शंस होते हैं, एक तो एप्टीट्यूड का और एक मतलब एक क्वांटिटेटिव और एक वोकैब्युलरी वाला। तो वोकैब्युलरी सेक्शन में अपने इंग्लिश आती है, लेकिन वो काफ़ी हाई लेवल की होती है एज़ कम्पेयर टू टॉफल। तो मुझे लगता है इंडियन लोगों को उसके लिए काफ़ी प्रिपेयर करना पड़ता है। एटलीस्ट मुझे तो बहुत करना पड़ा था, क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी। और जो दूसरा क्वांट वाला सेक्शन होता है, उसमें प्योर मैथ्स होती है, उसमें एप्टीट्यूड और रीज़निंग वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो वो मुझे लगता है इंडियन लोगों के लिए काफ़ी ईज़ी होता है। तो वो फिर एक एग्ज़ाम वो हो गया, उसका स्कोर भी एक कट ऑफ स्कोर होता है, मिनिमम इतना चाहिए, हर यूनिवर्सिटी अपना डिस्प्ले करती है। तो अगर आपका उसमें अच्छा है, तो आप फर्स्ट राउंड ऑफ शॉर्ट लिस्ट में सेलेक्ट हो जाएँगे पीएचडी के। फिर उसके बाद आता है कि ये तो हो गया आपका एप्टीट्यूड और इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी का टेस्ट दोनों। उसके बाद आता है आपकी रिसर्च प्रोफाइल। तो वो लोग आपकी रिसर्च प्रोफाइल में जब आप एप्लीकेशन भरते हैं, तो आपको अपनी सीवी भी डालनी होती है और अपने प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लेन भी करना होता है। फिर उसके बाद एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है पीएचडी एप्लीकेशंस में, वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जो कि अपने इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटीज़ नहीं लेती है पीएचडी एडमिशन के लिए। तो वो लोग आपसे एक कुछ हज़ार वर्ड्स के आसपास का एक एसे माँगते हैं, जिसमें आपको अपनी पूरी जर्नी एक्सप्लेन करनी होती है, कि जर्नी एज़ इन एकेडमिक जर्नी, कि आपने बैचलर्स में कोई ब्रांच चूज़ की थी, जैसे मैंने मैकेनिकल चूज़ की, तो उसके पीछे का रीज़न क्या था? क्या मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ? फिर मैंने जो प्रोजेक्ट किया अपने बैचलर्स में, उसको कनेक्ट करना होगा कि मैंने क्यों ऐसे प्रॉब्लम्स चूज़ किए। फिर मैंने अगर मास्टर्स की, तो मैंने मैकेनिकल में भी बायोमैकेनिक्स स्पेशलाइज़ेशन में क्यों मास्टर्स की, और फिर कैसे मेरे पास्ट एक्सपीरियंस आगे मुझे उस यूनिवर्सिटी में रिसर्च करने में हेल्प करेंगे, या मैं क्यों चूज़ कर रहा हूँ वो यूनिवर्सिटी। तो वो एक बहुत ही पर्सनलाइज़्ड एसे हमें लिखना होता है, तो उससे काफ़ी कुछ साफ़ हो जाता है कि क्यों इनका इंटरेस्ट है इधर पीएचडी करने में, और क्या-क्या इन्होंने अभी तक प्रोजेक्ट्स किए हैं। और अगर आपके कोई पेपर पब्लिकेशन है, तो वो भी हमें शो करने होते हैं।
पीएचडी अप्लाई करने से पहले। और फिर जो एक चौथी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, वो भी इक्वल वेटेज रखती है, वो है लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस। तो मेजरली हर यूनिवर्सिटी को 3 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हमें सबमिट करने होते हैं। वो वेरी करता है, कोई 4 माँगती है, कोई 3 माँगती है। तो आपने जो भी पास्ट प्रोजेक्ट्स किए हैं बैचलर्स में या मास्टर्स में, तो हर प्रोजेक्ट की एक एडवाइज़र होंगे, तो उन एडवाइज़र से आपको एक लेटर लिखवाना पड़ता है कि इस स्टूडेंट ने हमारे अंडर काम किया था, और फिर जैसा, तो वो ब्लाइंड रिकमेंडेशन होता है कि मुझे नहीं पता होगा कि मेरे जो एडवाइज़र हैं उन्होंने क्या लिखा है मेरे बारे में, तो वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के पास जाता है। तो वो उसको भी काफ़ी फैक्टर इन करते हैं कि जो एडवाइज़र्स हैं इनके, वो क्या सोचते हैं इनके बारे में। और तो वो एलओआर सबमिट कराने होते हैं। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है, तो आप अपने जो कोर्सेज़ किए हैं, तो उन कोर्सेज़ के एडवाइज़र से भी आप लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें फिर हमें एप्लीकेशन पोर्टल में डालनी होती हैं। फिर अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, तो आपका इंटरव्यू भी होता है। तो जो फैकल्टीज़ हैं जिसमें आपको लिखना होता है कि क्योंकि मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है, तो मैं इन फैकल्टी के अंडर काम करना चाहता हूँ। तो जो फैकल्टी आपने मेंशन किया, अगर उनको आपका काम और प्रोफाइल पसंद आती है, तो वो आपसे कांटेक्ट करते हैं और कुछ बेसिक इंटरव्यू लेते हैं, और फिर वो ऑफर आ जाता है, डिसीजन आ जाता है कि हुआ है या नहीं। ये प्रोसेस है पूरा। अच्छा अच्छा विवेक जी, आपने काफी अच्छे से मतलब ये सब समझाया है, तो शायद सभी को समझ में आ गया होगा। एक चीज जो मैं यहाँ पे मिस कर रहा हूँ वो ये है कि क्या यहाँ पे सीजीपीए का कोई क्राइटेरिया होता है? सीजीपीए परसेंटेज वगैरह का कोई क्राइटेरिया होता है? हाँ, तो सीजीपीए एज़ सच जो है यूएस में इतना हाई वेटेज भी नहीं दिया जाता, बट एक मिनिमम बार होता है कि अगर मान लो जैसे यहाँ पे किसी के 7 से नीचे है, तो वो लोग उसको रिजेक्ट कर देंगे एप्लीकेशन को। तो एक मिनिमम बार होता है, पर ऐसा नहीं है कि किसी की 8 है और किसी की 9 है, तो 9 वाले को पीएचडी मिल जाएगा और 8 वाले को नहीं मिलेगा। तो वो मेन चीज़ जो देखते हैं वो आपका है रिसर्च प्रोफाइल। फिर उसके बाद मान लीजिए किसी का सब रिसर्च प्रोफाइल एकदम सेम है, तो फिर नेक्स्ट जो आएगा वो आएगा सीजीपीए। बट सीजीपीए से भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और रिकमेंडेशन लेटर्स और आपका रिसर्च प्रोफाइल। ओके विवेक जी, अभी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सारी चीजें अच्छे से डिटेल में समझाई हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन करना चाहूंगा जो काफी टफ है, मतलब आंसर करना इतना आसान नहीं है आसान भाषा में। इजी वर्ड्स में हम आंसर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप अपना ओपिनियन उस चीज के बारे में दें, ठीक है? जैसे देखिए, अभी आपने पीएचडी में बाहर यूएस में एडमिशन लिया है, ठीक है? अभी आपका पीएचडी वहां से कितने साल का होने वाला है? हाँ, लगभग 4 से 5 साल। 4 से 5 साल। तो मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे देखिए कुछ कंट्रीज में, क्योंकि मैंने अलग अलग लोगों से मैंने बात की है, अलग अलग लोगों का अपना अपना ओपिनियन होता है। देखिए जिस अब हम इस लेवल पे आके बात कर रहे हैं ना, ये हर कोई अपना एक ओपिनियन दे सकता है। हम एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते कि ये सही है या गलत। भाई मैं ऐसा सोचता हूँ, लोग ऐसा सोचते हैं, इसलिए ऐसा है कुछ, या फिर उनका जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से वो थोड़ा बता सकते हैं। तो कुछ लोगों का कहना ये होता है कि हम फॉरेन में पीएचडी करने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वो 3 साल में हमें पीएचडी दे देंगे, 3.5 साल में हमें पीएचडी दे देंगे। इंडिया में 5 साल लगता है, 6 साल लगता है। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि इंडिया में फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं मिल पाती हैं जितनी फॉरेन में मिल पाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि लोग बाग फॉरेन से अगर आपकी पीएचडी है तो उसको ज्यादा वैल्यू देते हैं, इंडिया में ज्यादा अच्छा समझते हैं, ठीक है? तो अलग अलग लोगों का अपना अपना ओपिनियन है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो आपका बाहर पीएचडी करने का जो आपका ये डिसीजन है, ठीक है, इसके पीछे मतलब रीजन क्या है? क्योंकि मतलब आप उसके पीछे का रीजन कैसे बताना चाहोगे कि इंडिया में अगर आप पीएचडी करते तो क्या उसमें कुछ गड़बड़ था, ठीक है, क्या उसमें कुछ कमी रह पाती, या फॉरेन से कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है, या आपका मन है केवल फॉरेन से करने का इसलिए आप कुछ 5 साल या 4 साल अपने देश से बाहर से पढ़ के आना चाहते हो, बाहर का कल्चर सीखना चाहते हो, बाहर के लोगों को थोड़ा देखना चाहते हो, समझना चाहते हो? क्योंकि हम सीधी बात है कि अगर जैसे आप 2 साल में ही रहते हैं तो आप बाहर की चीज नहीं सीख पाते।
आप 2 साल से बाहर गए, जयपुर की चीजें सीखे, आप ISC आए, ISC के सीखे, हैदराबाद गए, हैदराबाद के लोगों को आपने देखा, वहाँ का कल्चर देखा, वहाँ का खाना देखा, वहाँ का पहनावा देखा, सारी चीजें सीखने को भी मिलती हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप जब जैसे आप बाहर PhD करने जा रहे हो, तो उसके पीछे आपके क्या क्या मोटिव्स हैं? मतलब क्या एग्जैक्ट क्या रीजन था? क्या रिसर्च ही सब कुछ है? क्या आप रिसर्च के लिए जा रहे हो कि भाई आपको लगता है कि इंडिया में रिसर्च का लेवल थोड़ा कम है, क्या कुछ ऐसा है? या मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कम है इंडिया में और बाहर ज्यादा है, मैं सिर्फ आपसे थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ कि ओवरव्यू क्या है था आपका, क्या सोच के मतलब आप बाहर जाने के लिए आपने डिसीजन लिया? नहीं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये डिसाइड करना कि किस कंट्री में जाना है या इंडिया में ही करना है, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, और वो सब फैक्टर्स को मैंने बहुत रिसर्च किया और फिर मैंने डिसीजन लिया था। तो मैं भी चाहूँगा इसको डिटेल में बताना, क्योंकि मुझे लगता है ये काफ़ी लोगों का कन्फ्यूज़न रहता होगा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ इस बारे में कि जब मैं चूज़ कर रहा था कि मुझे रिसर्च में जाना है, तो ऐसा कभी भी नहीं था कि मुझे यूएस जाना है या किधर, या इंडिया में नहीं करनी है, क्योंकि मुझे आईआईएससी जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, तो मुझे काफ़ी पसंद आया था। तो अब रिसर्च के लिए हमें जो बेसिक चीज़ें हैं, वो आईआईएससी में काफ़ी अच्छे लेवल पे मिल जाती हैं। तो मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि रिसर्च वाइज़ जो है वो इंडिया खराब है, एटलीस्ट आईआईएससी तो, क्योंकि कुछ लैब्स हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, कुछ लैब्स में ज़रूर रिसोर्सेज़ की कमी है। पर डिपेंड करता है कि आप कौन-सी फ़ील्ड में जा रहे हैं। तो जैसे मैं अपनी फ़ील्ड में देखूँ, तो जो लैब्स हैं, वो इंडिया में इतनी नहीं है, एटलीस्ट आईआईएससी में भी देखा जाए, तो मैकेनिकल डिपार्टमेंट में बायोलॉजी में सिर्फ़ 1 लैब है, जो बायोमैकेनिक्स पे काम करती हैं, और वो भी एक पर्टिकुलर एरिया में काम करते हैं। तो वो जो सिनेरियो है अभी, जो डेवलपिंग फ़ील्ड्स हैं, वो इतना कैच अप नहीं करती हैं, एटलीस्ट मेरी फ़ील्ड में। बाकी फ़ील्ड्स में हो सकता है ऐसे काफ़ी अच्छा कर रहा हो, इनफैक्ट है भी, जो अपने साइंसेज़ के डिपार्टमेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, और इंजीनियरिंग में भी कुछ लैब्स हैं जो काफ़ी वर्ल्ड रेप्यूटेड हैं, और बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल का काम चलता है। लेकिन मेरी फ़ील्ड में ऐसा था कि बाहर यूएस में ज़्यादा काम है, और ज़्यादा अच्छी लैब्स हैं, और वो लोग जो प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहे हैं, वो एकदम टॉप नॉच लेवल की है। तो इधर वो मुझे अवेलेबल नहीं लग रहा था। फिर जो सेकंड रीज़न था, वो एक फाइनेंशियल फैक्टर भी था कि इंडिया में हम पीएचडी लोगों को इतना सपोर्ट भी नहीं किया जाता है, जितना यूएस में वो स्टाइपेंड देते हैं। तो वो एक सेकेंडरी रीज़न था, प्राइमरी तो कभी नहीं था, क्योंकि मैंने तो पहले यूएस का सोचा भी नहीं था। और वो सिर्फ़ है कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, उस पे भी डिपेंड करता है। तो प्राइमरी रीज़न अप्लाई करते वक़्त तो वो था भी नहीं कि स्कॉलरशिप कितनी मिलेगी या कितनी नहीं। और जो आपने टाइम की बात कही कि कुछ लोग इसलिए जाते हैं कि 3 साढ़े 3 साल में हो जाए, तो वो सिर्फ़ यूरोप के कुछ देशों में अप्लाई होता है। तो यूरोप में ऐसा है कि आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको मास्टर्स करना कंपल्सरी है। यूएस में ऐसा नहीं है, और वहाँ पे जाके वो लोग डायरेक्ट आपको एक प्रोजेक्ट में काम करने को दे देते हैं, और कोर्स इतने करने नहीं होते यूरोप में। तो ऐसा मेरे कुछ दोस्त हैं, वो सिर्फ़ 2 या 3 कोर्स करते हैं अपनी पूरी पीएचडी में। तो एक वो भी रीज़न है कि उधर जल्दी खत्म हो जाती है। तो सबके अपने प्रोस कॉन्स हैं। तो जब मैं डिसाइड कर रहा था कि कौन-सी कंट्री में जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ी थी कि यूरोप में रिसर्च कैसी है, मेरी फ़ील्ड में अच्छा काम है या नहीं। तो वो एक फैक्टर है। और जो लास्ट फैक्टर था, वो था कि पीएचडी करने के बाद क्या? जैसे कि मुझे एकेडेमिया में इंटरेस्ट था, और मुझे वापस इंडिया ही आना था। तो एकेडेमिया में इंडिया आने का मतलब है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में फैकल्टी मेंबर बनना। तो अगर आप देखेंगे, तो सबसे जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, वो यही होगा कि जो अभी लोग फैकल्टी हैं, उनकी प्रोफाइल देखना। तो जैसे अभी आईएससी में हमारे डिपार्टमेंट में देखा जाए, तो 90% से भी जो ज़्यादा फैकल्टीज़ हैं, वो सब यूएस से पीएचडी हैं। तो तो फिर मैंने अपने एडवाइज़र से भी बात की इस बारे में, काफ़ी कन्फ्यूज़न था, काफ़ी दिनों तक बातें चली, डिस्कशंस हुए। तो उससे क्लियर हुआ कि अगर आपको इंडिया में आके एटलीस्ट इंजीनियरिंग फील्ड में
मेरे डिपार्टमेंट में अगर आपको अच्छा करना है, मतलब एकदम टॉप इंस्टीट्यूट्स में जाना है, तो आपको अपनी प्रोफाइल भी एक उस लेवल की बनानी होगी। तो वो भी एक रीज़न था कि मैं चाहता था कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी करूँ। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स मिलके एक स्ट्रीमलाइन्ड वर्ज़न बने और मैंने अप्लाई किया और खुशकिस्मती से मिला है, तो देखते हैं। अच्छा विवेक जी, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप जो है रिसर्च में अपना करियर बनाने जा रहे हो, आप यूएस पीएचडी के लिए जा रहे हो, ठीक है। हम तो भगवान से ये दुआएं करेंगे कि आपकी पीएचडी बहुत जल्दी कंप्लीट हो, आप आईआईएससी में आके एक फैकल्टी लगे अपने डिपार्टमेंट में, है ना। तो मेरे हिसाब से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको काफी कुछ आज के इस इंटरव्यू से सीखने को मिला होगा, ठीक है। और अगर फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेरी है, ज्यादातर चीजें हमने कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको विवेक जी से पर्सनली भी बात करनी है तो आप उनको मेल कर सकते हो, ठीक है। मेल करने के बाद वो जब भी उनको टाइम मिल पाएगा तो वो आपको जरूर की जरूर उस मेल पर रिस्पॉन्ड करेंगे। हाँ देखिए, सभी का शेड्यूल काफी बिजी होता है, तो आप ये मत सोचना कि मैंने मेल किया है 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए मेल का रिप्लाई नहीं आ रहा है। कभी कभी टाइम लग जाता है, हर किसी का अपना एक शेड्यूल होता है, काफी बिजी शेड्यूल होता है। उसके बावजूद हम आप लोगों की हेल्प के लिए जितना हो सकता है हम लोगों से करने के लिए कोशिश करते हैं। मैं भी यहाँ से आईआईएससी से पीएचडी कर रहा हूँ, अभी वो भी बाहर जा रहे हैं तो उनकी गाइड से कभी कभी मीटिंग्स वगैरह होती होंगी, वो भी अपने डिस्कशंस वगैरह करते होंगे, ठीक है। उनकी लाइफ में भी बहुत सारे अपने अपने काम होंगे, हर किसी की लाइफ में अपने अपने काम होते हैं। तो विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला, हमारे चैनल के लिए टाइम निकाला। तो अभी आप जो है आप पीएचडी करने जा रहे हो, तो आप हमारे व्यूवर्स से लास्ट में क्या कहना चाहोगे? पीएचडी के लिए उनको कैसे मोटिवेट करोगे कि वो आए पीएचडी करें, एक अच्छी एजुकेशन लें, ठीक है, उसके लिए, क्योंकि इंडिया में अभी पीएचडी करने वाले लोगों की संख्या थोड़ी कम है। हाँ, ये काफ़ी ज़रूरी सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है एटलीस्ट इंजीनियरिंग में तो, साइंसेज़ में तो फिर भी काफ़ी लोग पीएचडी के लिए आ जाते हैं। इंजीनियरिंग में क्योंकि जॉब का भी ऑप्शन एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहता है, तो बहुत कम लोग हैं जो पीएचडी करने आते हैं और उतना भी माहौल भी मुझे नहीं लगता इंडिया में है कि इंजीनियरिंग में पीएचडी की जाए। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, मैं अपने दोस्तों को भी काफ़ी बोलता हूँ कि मतलब ओपन माइंड रखें। लोग पहले ही ऐसा अपने आप को बना लेते हैं कि रिसर्च तो हमारे बस की बात ही नहीं है या हमें बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है। तो वो आप कह नहीं सकते हैं जब तक कि आप किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेंगे। तो जब काम करेंगे तब आपको रिसर्च का कुछ आइडिया होगा, तो तभी आप बता सकते हैं कि वो पसंद है या नहीं। बिना काम किए तो बहुत मुश्किल है डिसाइड करना कि रिसर्च पसंद है नहीं। तो मेरी यही ओपिनियन है कि लोग पहले या तो किसी जगह पे काम करें प्रोजेक्ट के अंडर, या जैसे अपने आईआईएससी में भी काफ़ी सारे लोग रिसर्च असिस्टेंट के पोजीशन में आते हैं और उधर काम करके फिर अपने इंटरेस्ट को पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहला तो ओपन माइंड रखें, और दूसरा जो है फैकल्टी मेंबर से काफ़ी कंसल्टेशन में रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हमको नए बता सकते हैं कि क्या-क्या फ़ील्ड्स हैं जिधर आप जा सकते हो, कौन-कौन सी जगह हैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से जिधर आप पीएचडी करने जा सकते हो। और तीसरा ये भी पॉइंट है कि लोग पीएचडी को ऐसा समझते हैं कि फाइनेंशियली वो काफ़ी प्रॉब्लम में फँस जाएँगे, कि उनको काफ़ी दिक्कत होगी फाइनेंशियली, अगर जॉब करेंगे तो कुछ पैसा कमाएँगे ऐसा कुछ। लेकिन मैं बताना चाहूँगा ऐसा अब तो बिल्कुल नहीं रहा है। इंडिया में भी पीएचडी का स्टाइपेंड काफ़ी डिसेंट है, और पीएचडी करते वक़्त जो है आपका कुछ इतना खर्चा भी नहीं होता है। आईआईएससी जैसे कॉलेजेस में तो फीस भी ना के बराबर है, और अगर आप बाहर अप्लाई करते हो तो भी सेम सिनेरियो है, स्टाइपेंड काफ़ी अच्छा मिलता है। तो उसको फाइनेंशियली तो बिल्कुल भी डिस्करेज नहीं होना चाहिए किसी को पीएचडी करने के लिए। तो यही है, एक ओपन माइंड रखें और इस फील्ड को भी ज़रूर एक्सप्लोर करें, जो कि बहुत कम ही अपने इंजीनियरिंग सिनेरियो में। तो यही मेरे सजेशंस रहेंगे। विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे जो व्यूवर्स को काफी अच्छा आज गाइड किया है, उनको काफी सारी इंफॉर्मेशंस मिली होंगी। तो देखिए, अभी आपसे मेरी बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफी टाइम काफी एफर्ट्स लगते हैं एक वीडियो को बनाने के लिए।
और अगर फिर से मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको विवेक जी से कांटेक्ट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, हम आपको पर्सनली विवेक जी की मेल आईडी वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे। मेरे चैनल पे होम पेज पे मेरे जो है कांटेक्ट नंबर और मेल आईडी दोनों है, आप वहां पे भी मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको वहां पे विवेक जी की मेल आईडी प्रोवाइड करवा दूंगा, आप उनसे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज का ये सेशन हम यहाँ समाप्त करते हैं। तो ठीक है विवेक जी, थैंक यू सो बिल्कुल, मच। धन्यवाद दिलीप। थैंक यू।